नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज प्रारब्ध ग्राउंड पे है और वो बाबा रामदास जी के जरिए है। जी हाँ, बीएमसी यानी मुंबई के लोकल इलेक्शंस और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कई और जो कॉरपोरेशंस हैं या आप उन्हें शहरी निकाय कह सकते हैं, वहां के इलेक्शन चल रहे हैं और अब प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर पर है। और कल जो आखिरी एक ज्वाइंट रैली जिसको कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होने के बाद मुंबई में उन्होंने कहा, राज ठाकरे एक बार फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ, भाषा के खिलाफ यानी हिंदी। उन्होंने तो ये कहा कि उत्तर भारतीयों को ये समझना चाहिए कि हिंदी उनकी भाषा नहीं है। खैर, ये ज्ञान वो पहले भी देते रहे हैं। इस ज्ञान का क्या महत्व है, क्या उनको इफेक्ट आएगा, ये सब बहुत अलग बातें हैं जिस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या जो महायुति है वो बीएमसी के इलेक्शंस में आ रही है, क्या चल रहा है? और बाबा जी इस समय पुणे पे हैं, पुणे में है, महाराष्ट्र के दौरे में है। इससे पहले वो मुंबई थे। बाबा जी से ही जानते हैं कि अब हमारे द्वारा भी ये आखिरी बातचीत होगी बीएमसी के इलेक्शंस पे, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के इलेक्शंस पे। बाबा जी, क्या चल रहा है अब जबकि बिल्कुल आखिरी चरण में है और 16 तारीख को इसके रिजल्ट भी हमारे सामने होंगे? जी देखिए, हम इस समय हैं पुणे में। मुंबई का सीन अलग है, पुणे का सीन अलग है। मुंबई में शरद पवार और अजीत दादा पवार मतलब एनसीपी एकदम गायब है। उनका कोई रोल ही नहीं, उनका कोई प्रभाव क्षेत्र ही नहीं। बीएमसी की बात, बीएमसी में आपको पता है मुख्य प्लेयर महाविकास अघाड़ी मतलब भाजपा और शिवसेना। अब शिवसेना को भी बताना पड़ता है कौन सी। तो नहीं, अब एक तरह लोगों ने जानना शुरू कर दिया है कि शिवसेना का मतलब शिंदे वाली शिवसेना, क्योंकि निशान उन्हीं के पास। नहीं तो मुंबई में थोड़ा सा कंफ्यूजन अब भी लोगों को रहता है, खुद को रहता है। उनको लगता है कि हम अब भी शिवसेना है। तो मुख्य लड़ाई में है भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। उनके सामने खड़े हैं उभाटा उद्धव भाव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों भाइयों की जोड़ी। तीसरा प्लेयर कांग्रेस, चौथा प्लेयर एमएम और सपा, मुसलमान कैंडिडेट, जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां पे एमएम ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी अबू आदमी के कैंडिडेट्स। तो कुल मिला के और थोड़ी बहुत नाम मात्र की सही शरद पवार साहब, अजीत पवार दादा, ये 4-5 को हैं। मुंबई की बात बाद में करेंगे। आ जाइए पुणे में। यहां ये प्रभाव क्षेत्र है शरद पवार साहब का, यानी मराठा राजनीति का। यहां पे दो ही प्लेयर हैं, भाजपा और शरद पवार, अजीत दादा पवार। अच्छा, मैं दर्शकों से एक बात पूछता हूं, जैसे हम लोग भी राजनीति समझते हैं, टिकट वितरण में क्या बैलेंस बनाया जाता है ना भाई, देख लो कौन कितना वोटर है, ब्राह्मण को भी टिकट दे दो, राजपूत को भी दे दो, ओबीसी को भी दे दो, दलित को भी दे दो, फलानी जात को भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, एक आध महिला भी हो जाए, ऐसा ये बैलेंस बनाती हैं पार्टियां। यही है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं आपको, अच्छा यहाँ पे क्या है कि एक वार्ड में 4 नगर सेवकों का पैनल होता है। हर वोटर को 4 वोट देना है। 4 अलग अलग ईवीएम है, चारों पे अलग अलग कैंडिडेट है। भाजपा के कैंडिडेट को अगर आप भाजपा को दे रहे हैं तो 4 बटन दबाएंगे आप अलग अलग ईवीएम पे। कहने का मतलब अब आपके सामने अगर 2 मुख्य पार्टियों को देख लिया है तो 8 विकल्प है। सर, मराठा राजनीति का गढ़ है पुणे। इस बात को आप देख लीजिए कि 8 कैंडिडेट, दोनों पार्टियों के 8 कैंडिडेट, 8 मराठा, 8 में से 7 का सरनेम काटे। मतलब शरद पवार की पार्टी से 4 कैंडिडेट, चारों का सरनेम काटे, मतलब
मराठा क्षत्रिय होते हैं। भाजपा से 3 काटे 1 भिसे, मतलब 8 कैंडिडेट, 8 मराठा। कदर मराठा राजनीति के गढ़ में मैं इस समय बैठा हूं। अब आप सोच लीजिए, तो पूरी की पूरी राजनीति मराठा वोट की राजनीति है। अच्छा, अब आ जाइए, पुणे, सतारा, सांगली, ये वाली जो बेल्ट है, यही शरद पवार की बेल्ट है। शरद पवार की जो प्रभाव क्षेत्र है यही है। पुणे से शरद पवार गायब दिख रहे हैं। मुझे डाउट है, जैसे जिस वार्ड में हम हैं उसमें 4 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 2 कैंडिडेट शरद पवार के हमेशा जीतते आए हैं। उनका नाम है नाना काटे। इस बार वो बहुत बुरी लड़ाई में फंसे हुए हैं, और अगर वो हार जाएंगे तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। चलिए, हम फिर भी मान लेते हैं कि एक वो बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट है, क्योंकि वो पिछले 3 टर्म से लगातार जीत रहे हैं, पर इस बार वो भी लड़ाई में। और उनको यहाँ पे भाजपा ने संघ का एक एकदम नया कार्यकर्ता, जमीनी लेवल पे काम करने वाला, ग्रास रूट वर्कर को टिकट दे के इतने बड़े स्टॉलवर्ड से लड़ा दिया है। अच्छा, दूसरी बात आ जाइए सर, कि मुख्य वोटर जो है वो है मराठा। आम जनता को बता दूं, जैसे हमारे यहां ठाकुर बाभन होता है, यहां मराठा मीन्स ठाकुर, क्षत्रिय। और ये पूरी क्षत्रिय बेल्ट है, पूरी राजनीति मराठाओं के हाथ में। मैं ठाकुर वर्ड नहीं बोलूंगा, यहां मराठा ही बोलते हैं पूरी। अच्छा, उसमें भी वैसे है बड़ा घालमेल। भाई, मराठा क्या थी? एक वॉरियर सेना थी। कौन थी? हाँ। तो बाद में क्या हुआ कि उस सेना में जितने सिपाही थे, जो दलित ओबीसी थे, उन्होंने भी खुद को मराठा कहना शुरू कर दिया। बात भी सही है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक है, कहेंगे, कहना चाहिए ना? अरे, हाँ, जो गर्दन कटवा रहा है यार युद्ध में, यहां से एक बात बताइए, पानीपत का युद्ध और दिल्ली से आगे 100 किलोमीटर पानीपत में हुआ। वो अहमद शाह अब्दाली पूरा पंजाब पूरा उधर जीतते हुए पानीपत तक आ गया। हरियाणा वाले अपने आप को बहुत बड़े सूरमा बनते हैं। यादव जी लोग भी कम नहीं है, उनको अलग ही रेजिमेंट चाहिए। और सेनाएं पूना से गई थी रोकने के लिए। जिन लोगों ने गर्दनें कटाई वो पूना के थे, मराठे थे। इतिहास को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। भैया, हरियाणा पंजाब राजस्थान वाले क्या कर रहे थे? और बाबा जी, एक चीज याद दिला दूं, हमारी जो सनातन की वर्ण व्यवस्था है उसमें कर्म आधारित ही तो वर्ण है, जिसका जो कर्म, अगर कोई हमारा हिंदू भाई हो, किसी वर्ग से आता हो, अगर वो वॉरियर हो, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हो, युद्ध कर रहा हो, तो वो क्षत्रिय है। उसमें क्या है? और यार, जिसके बाप ने, जिसके दादा ने देश के लिए गर्दन कटाई है, उससे बड़ा क्षत्रिय कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अपने आप को आजकल मराठे। तो सर, ये लाइन बहुत मतलब झीनी है, डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल। और पुनः मराठा राजनीति का गढ़ है, और इस बार मराठा राजनीति में शरद पवार आइसोलेट हो गए। हालांकि वो डिक्लाइन पहले से चला आ रहा है, विधानसभा में हो गया था, उसके बाद लोकल बॉडीज में भी क्लीन स्वीप हो गया था। इस बार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी सर भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है। आज भाजपा की जो आंधी सुनामी है ना, वो रुक नहीं रही है। उसका कारण है सर, एक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तो प्रभावित करती ही हैं जनमानस को। पुणे है बहुत बड़ा आईटी का हब, और
ये जिस वार्ड में हम हैं इसका नाम है पिंपले सौदागर। ये असल में पुराने जमाने में एक गांव हुआ करता था। बाद में जब अर्बनाइजेशन हुआ तो पूरा पुणे बस गया। तो सर पिंपले सौदागर में 170 सोसाइटीज हैं। और सर ऐसी ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें पार्किंग में अगर कोई आदमी आपको बाहर न निकाले तो आप भूल भुलैया है, निकल नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी। सर उन सोसाइटीज में हम पिछले 4 दिनों से हम लोग रोज सुबह शाम प्रोग्राम करते हैं। सोसाइटीज में छोटी छोटी सभाएं होती हैं क्लब हाउसेस में, उसमें मैं उनको संबोधित करता हूं। सर वो जो आईटी सेक्टर है ना, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो पूरा प्रो बीजेपी हो चुका है। शरद पवार के लोगों पे कुछ गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं। पुराने जमाने की वो आदत रही है, जो कांग्रेस का शासन था इस देश में, तो गुंडागर्दी एक उसका बड़ा मूल कैरेक्टर रहा है, तो वो अभी गया नहीं है। और भाऊ हमारे फडणवीस साहब कोई योगी जी तो है नहीं कि गुंडा एलिमेंट को एकदम में पकड़ के दरकच दें एकदम। वो थोड़ा बाकी है। हाँ वो बाकी है। पर कुल मिला के सर शरद पवार जी की हालत खराब है और क्लीन स्वीप होने जा रहा है पुणे में। अब आ जाइए मुंबई पे। आप कोई प्रश्न पूछना पूछिए, नहीं तो मैं अब मुंबई पे आता हूँ। नहीं बिल्कुल, चूंकि मैं वही कह रहा था कि पिंपली के जिस एरिया में है आप, उस एरिया को मैं जानता हूँ। मेरी बिटिया पुणे में जब थी तो उसी एरिया में थी, तो विधानसभा चुनाव के आसपास भी मैं गया था, तो लोकल पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत अंदाजा है उधर। बिल्कुल सही है, वो बाहर के लोग हैं और ज्यादातर जो है आईटी प्रोफेशनल्स ही हैं। जी बस इतना ही, चलते हैं मुंबई। जी मैंने बोला ना 170 सोसाइटीज हैं और सब आईटी प्रोफेशनल्स, सब 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब आ जाइए सर मुंबई पे। सर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने जो अपनी भद्द पिटवाई है। सर मुझे कल एक शिव सैनिक मिले, और जो वो शिव सैनिक जो बड़े कट्टर शिव सैनिक थे, बड़े कट्टर हिंदू, जो बाला साहब के ठाकरे के जमाने से जो है वो वाला शिव सैनिक, कहते हैं जब उद्धव ने कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाया और जब ये मुसलमानों के सामने जिस दिन उन्होंने ये निर्णय लिया, कहते हैं शिव सैनिक जो असली शिव सैनिक थे फूट फूट के रोए थे। और कहते हैं फिर जब मुसलमानों के सामने ये आदमी लेटने लग गया, और अभी रिसेंट जो घटना हुई है जिसमें उन्होंने 92 की घटनाक्रम के लिए माफी मांगी मुसलमानों से, बाबरी ध्वंस के लिए माफी मांगी। जी जी, बाबरी विध्वंस के लिए। और बाबरी विध्वंस के बाद जो दंगे हुए थे मुंबई में, उसके लिए उनको ओ किया और उसके लिए माफी मांगी कि ये गलती थी। ये वही उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि मैं मेरे जीते जी वक्फ बोर्ड कानून नहीं लागू होने दूंगा। तो सर ये जो इनका जो मतिभ्रम है, इसने इनका मतिभ्रम किया तो किया, इनके वोटर का, इनका जो कोर सपोर्टर है सर, वो पूरी तरह इनसे जा चुका। अच्छा इस चुनाव में मुसलमान भी इनको वोट नहीं देने जा रहा है। सर इनको मुसलमान का जो वोट मिला था वो कांग्रेस की वजह से मिला था। कांग्रेस मुसलमान बिल्कुल पहली पसंद मुंबई में कांग्रेस है, चूंकि ये गठबंधन में थे और वो सीट महायुति को मिल गई थी, तो मुसलमान की एक तरह से मजबूरी भी थी। मजबूरी थी। अरे मैं ये कहता हूं कि आज उद्धव ठाकरे अकेले चले जाएं मुसलमानों को वोट मांगने और वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे, कौन देगा उनको? कोई सवाल ही नहीं। तो इस बार अकेले ही तो गए हैं, बीएमसी चुनाव में अकेले हैं। अकेले क्या, मैं पिछले दिनों मैंने भाऊ तोरसेकर सर के साथ, भाऊ के साथ एक शो किया यही बीएमसी पे ही। भाऊ ने, आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल भाऊ ने यही कहा, बोले यार हम इस पर बात क्या करें जब वहां पर विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है। बोले एक तो लड़ो और हार जाओ, एक तो ये सिचुएशन होती है।
दूसरा ये होता है बीएमसी में उन्होंने कहा कि महायुति के सामने कोई लड़ ही नहीं रहा, बोलो रस्म अदायगी हो रही है और रस्म अदायगी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। और एक चीज और सर, महाराष्ट्र ने लोकसभा का चुनाव लोग याद दिलाते हैं, तो मैंने भाऊ से पूछ लिया, मैंने कहा भाऊ लोकसभा में झटका मिला था, लेकिन उसके बाद विधानसभा में और अभी निकाय चुनाव हुए हैं, उसके बाद आप बीएमसी में भी बता रहे हैं कि लहर चल रही है। तो उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने कहा कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, बोलो वो भाजपाइयों को थोड़ा सा आलसपन था और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ही महाराष्ट्र का मतदाता इस लाइन पर चल रहा है, केवल 2 लाख वोटों का अंतर था भाई। 2 लाख वोट अगर फडणवीस और शिंदे की पार्टी ने गिरवा लिए होते तो महाराष्ट्र लोकसभा का चुनाव भी मराठियों ने वो दिया है। तो एक चीज समझी जाए क्या सर, कि अब चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, सनातन प्रथम राष्ट्र प्रथम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परिवार। उसके साथ लोग कह रहे हैं कि ठीक भाई विकास भी दे दो। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, एक आ गया है महाराष्ट्र, सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 32 साल के बाद सरकार दोहरा दी। तो अब ये है क्या कि लोकल मुद्दों के साथ राष्ट्र प्रथम वाला एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है, जो इसको मजबूती दे रहा है, ऐसा लगता है सर? बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा सर कि लोगों को पता ही नहीं होता था कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सर अब सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीबॉडी। पुराने जमाने में हमें सिर्फ वह दिखता था जो हमें दिखाया जाता था, 4 अखबार, 4 ठो न्यूज चैनल और आकाशवाणी के 2 बुलेटिन न्यूज के, यही था सूचना संसार हमारा। सर आज तो 1 सेकंड में ट्वीट आ जाता है, और अमेरिका में क्या हुआ 1 सेकंड पहले क्या हुआ वो हमें पता है यहां। तो सर एक तो वोटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित हो गया है। और एक बात और बताऊं आपको, वो जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो थ्योरी है ना सर, इलेक्शन बेशक अलग अलग हो रहे हैं पर मुद्दे सभी इलेक्शंस के एक ही हैं। उसमें चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, लोग कहते हैं लोकसभा विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, बोले तो सर स्थानीय मुद्दे सिर्फ 20% असर कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो पहले हैं। और इस वक्त वोटर राष्ट्र प्रथम की भावना से वोट दे रहा है, और इसको मैं इवन ग्राम प्रधान के इलेक्शन में भी देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और अब ये दशकों साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, या लोकल बॉडी का चुनाव हो, या ऐसे कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, उसमें सबसे ऊपर अब राष्ट्रवाद है। और यही वजह है कि राष्ट्र का विरोध करने वाले, देश के खिलाफ खड़े होने वाले, देश की सेनाओं को गाली देने वाले, देश के शौर्य और पराक्रम पर संदेह करने वाले, या भारत को बांटने या टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने भी सहयोगी लोग हैं, उनकी राजनीति अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको एक जमीनी हकीकत दूसरी बार हमने बीएमसी पे किया या महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के इलेक्शन पे किया, ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे बढ़ाइए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो मत देखिए लेकिन सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी के साथ मुझे यानी अमनीश और बाबा रामदास दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।